आप लोग एक सही प्लेटफॉर्म पर ये बातें सुनने के लिए आए हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं। बार अयोध्या में राम मंदिर बन जाना और उसका उद्घाटन हो जाना, उसमें पूजा पाठ हो जाना पूरे लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरने जा रहा है। देखिए, निसंदेह जो मौजूदा राजनीति है उसमें जिसके पास अधिक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस बार वो जो जिस जिस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि अभी कोई उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी धारा तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी को। प्रियंका गांधी अपनी राजनीति के पन्ने उत्तर प्रदेश में पहले खोल चुकी हैं, उसमें तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जब बात आती है कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा, तो वहां फिर जनता एक मुश्त जा करके अभी भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में भरोसा दिखाती है। अगर कोई राजनैतिक समझ नई लेकर के आती हैं प्रियंका गांधी, लेकिन पुरानी धारा जो है प्रियंका गांधी की राजनीति करने की, वो बीजेपी से टक्कर लेने वाली नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में के बंटवारे को लेकर, जो अभी एक बार फिर ये नया मुद्दा गरमा गया है, जिसको संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि उत्तर प्रदेश को अब 4 भागों में बांटा जाए। और साथ में बात करेंगे मिशन 2024 को लेकर, जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो न सिर्फ अपने मतदाताओं को लुभाने की प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अब तो मिशन 2024 को लेकर के जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक जनार्दन पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। जिस तरह से पहला सवाल यही है कि अब मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब रैलियां करने लगे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं 2024 का मिशन? जी हाँ, तो पहले रोशन जी, आपके देखने वालों को, जो लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक सही प्लेटफॉर्म पर ये बातें सुनने के लिए आए हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ और आपको ढेर सारी पूरे इस चुनाव की जो अब शुरुआत हो रही है आने वाले दिनों में, उसमें ढेर सारे जनता से रिलेटेड सीधे जाके मुखातिब होकर लोगों से बातचीत करने का अवसर ये लोग प्रदान कराएंगे। ऐसी मेरी आपसे बातचीत अभी जब हो रही थी तो निकल के बात सामने आ रही थी। अब आगे की बात करते हैं कि 2024 में किस तरफ झुकाव उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है। देखिए, निसंदेह जो मौजूदा राजनीति है उसमें जिसके पास अधिक चीजें नजर आ रही हैं वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो लगातार वो लोग गिनवाते भी हैं, जब कभी भी जाते हैं तो कानून व्यवस्था से लेकर के इस तरह की ढेर सारी चीजों को गिनवाते हैं और ये कहते हैं कि इन आधारों पे हमें वोट दीजिए। बीते 3 चुनावों से, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव और जो बीच में एक चुनाव हुआ था, उन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 45 से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। तो वो ट्रेंड के हिसाब से कुछ ज्यादा बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो एक बात हुई है विपक्ष की कि एक साथ आ जाएंगे सभी गठबंधन, तो एक साथ आने के लिए उत्तर प्रदेश में है क्या? जो अपने पास समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति अभी इंडिया में लेकर के स्पष्ट नहीं है कि वो उनके साथ जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। पिछले जब चुनाव आया था तो अखिलेश और मायावती ने एक साथ चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद सीटों की संख्या आपके सामने है कि कितनी सीटें जीत रही हैं। उनमें कुछ बहुत बड़ा चेंज होते नजर नहीं आ रहा है कि विपक्ष ने कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उठा दिया है, योगी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी जनधारा निकल करके आ गई है, केंद्र सरकार के प्रति कोई ऐसी बड़ी चीज लोगों के मन में आ गई है जो उत्तर प्रदेश का वोट छीन करके दूसरे वाली जगह पे डलवा दे, दूसरे पार्टी में डलवा दे। वो चीज नजर नहीं आता। एक छोटा सा अभी हाल ही में चुनाव हुआ था हमारे घोसी में, वहां पे इंडिया गठबंधन जिसको कहें वो जीता। उसने दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो नहीं जीते। लेकिन मुझे याद आता है 2018 के उपचुनाव जो हुए थे, गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता था, कैराना में भी समाजवादी कैंडिडेट जीता था। लेकिन जब बात आती है ना केंद्र सरकार के वोटिंग की, जब बात आती है कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा, तो वहां फिर जनता एक मुश्त जा करके अभी भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में भरोसा दिखाती है। ये जो उपचुनाव होते हैं वो रिजल्ट असर नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 के तीनों राज्यों में ठीक 2019 के चुनाव के 4-5 महीने पहले दिसंबर में कांग्रेस तीनों की तीनों जगहों पे जीत गई थी। लेकिन उसी राजस्थान में
25 की 25 सीटें कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। उसी मध्य प्रदेश में, उसी छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की सीटें कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। तो जो राज्य की राजनीति है या जो उपचुनाव की राजनीति है, उसके आधार पर अगर ये हमें लगने लग जाए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती खड़ा हो रही, तो अभी जो जब मैं रोज रोज खबरों से दो चार हो रहा हूँ, रोज नेताओं के बयान देख रहा हूँ, रोज नेताओं के ट्विटर खंगाल रहा हूँ, रोज गाहे बगाहे जब मौका लगने पर उनसे मिल रहा हूँ, तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि अभी कोई उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी धारा तैयार हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाए। अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो पहले राहुल गांधी के हाथ में कमान हुआ करती, लेकिन अब प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है। कहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हो पाएगा प्रियंका गांधी के आने के? 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी के हाथों में ही लड़ा गया था। 2022 में जितने भी जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के चुने गए थे, उनमें अधिकाधिक में दखल प्रियंका गांधी की थी, राहुल गांधी की नहीं थी। प्रियंका गांधी अपनी राजनीति के पन्ने उत्तर प्रदेश में पहले खोल चुके हैं, उसमें तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब इस बार कोई नई तकनीक लेकर के आ रही हैं, जैसे रिसेंटली वो जाकर के मायावती से उन्होंने मुलाकात की, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ होने जा रहा है। अगर कोई राजनैतिक समझ नई लेकर के आती हैं प्रियंका गांधी, जिसकी घोषणा नहीं की है अभी उन्होंने, कांग्रेस ने नहीं की है, तब तो उसके ऊपर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन पुरानी धारा जो है प्रियंका गांधी की राजनीति करने की, वो बीजेपी से टक्कर लेने वाली नहीं। देखा जाता है उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का भी चुनाव यहाँ पर देखा जाता है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, या बराबरी का मुकाबला जहाँ पर होता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी बनाम मुस्लिम चुनाव प्रवर्तन हो जाता है, उसको कहाँ देखते हैं? जितनी बार ध्रुवीकरण कहते हैं इसे राजनीतिक भाषा में, जितनी बार ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हिंदू मुसलमान अलग अलग खड़ा कर दिया जाए और मुसलमान सिर्फ एक पार्टी को वोट दें, हिंदू सिर्फ एक पार्टी को वोट दें, तो हिंदू वाला पक्ष जीत जाएगा। क्योंकि अभी जो बहुल क्षेत्र है ना, वो हिंदू वाले बहुत छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल पूरे के पूरा क्षेत्र ही बटता हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कुछ सीटें यहाँ से आ जाएंगी, लेकिन ऐसा करने से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता ध्रुवीकरण जैसी बातें करते रहे हैं, और उनका सीधा फायदा उनको होता रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है, पहली बार अभी जब चुनाव बीते 4-5 महीने में चर्चा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पशमानदा मुसलमानों के नाम पर मुस्लिमों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिशें की हैं। लेकिन ऐसी कोशिशें होती हैं, फिर कोई ना कोई एक भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है और वो कोई ऐसी बात कह के चला जाता है, जब पूरा अलग अलग दोनों दिखाई देने लगते हैं। तो अभी जो मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं मौजूदा समय में, अगर ऐसा फिर से होता है, जिसके आसार इस बार कम है, क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो अयोध्या के राम मंदिर को निसंदेह बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। वो इतना बड़ा मुद्दा निकल करके आ जाएगा कि शायद ये जो क्षेत्र क्षेत्र में जाकर छोटी छोटी तुष्टीकरण करने की जरूरतें पड़ती थी, ये जो छोटे छोटे बयान देने पड़ते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी वो करती नजर नहीं आ रही है, न तो करेगी, बल्कि प्रयास करेगी कि वो कुछ मुसलमान वोटों को अपने क्षेत्र में जोड़ ले जाए। तो इस बार वो जो जिस जिस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का वो जो एकदम से गुबार फूट जाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि इस बार उस स्तर पर ये चीज न जाए, क्योंकि उनके पास पहले से बढ़त, उनका वो जो चाह रहे थे मंदिर पूरा बन जाना, तैयार हो जाना, आ जाना, उस पूरी बड़े जनमानस को कैटर कर लेना, वो तो वो कर ले गए हैं। तो अब जरूरत नहीं है उस तुष्टीकरण की। राष्ट्रीय लोकदल को कहाँ देखते हैं, क्योंकि छोटे चौधरी के बाद अब पूरी कमान जयंत चौधरी के हाथ में? करीब करीब 6 महीने पहले जयंत चौधरी ने आह्वान किया कि वो अगले 3 महीने तक, उन्होंने एक छोटा चुनाव, उपचुनाव कोई था वहां जीता था, उससे अपने को प्रोत्साहित करते हुए कि अगले 3 महीने तक मैं घर घर जाऊंगा, लोगों से मिल करके मैं अपने लिए उनको पर्ची दे दूंगा कि मुझको क्या सलाह देनी चाहिए, मुझको लिख करके आप दे दीजिए, तो मैं इस तरह से एक तरीके का जनता से जुड़ाव अपना जोड़ूंगा। उस कार्यक्रम का कोई अता पता नहीं चला कि वो कार्यक्रम गया कहाँ। जयंत चौधरी जाकर लोगों से मिले कि नहीं मिले, इसकी जानकारी उस तरह से खुल करके सामने नहीं आई जितनी जब उन्होंने ऐलान किया था। राष्ट्रीय लोकदल, माफ करिए, हाँ, राष्ट्रीय लोकदल
राष्ट्रीय लोकदल की जो ताकत है वो क्षेत्रीयता में चेहरे पहचानने की है। जो इनके जो पार्टी के पुराने इनके नेता रहे हैं, वो जब किसी रैली में जाते थे तो हर रैली में माना कि कुल 20,000 आदमी आया है। तो कई बार लोग दावा करते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय लोकदल का नेता है तो इस 20,000 में से कम 10,000 आदमी को किसी न किसी रूप में ये इंडिविजुअलिटी में जानता है, निजता में जानता है कि इसके चाचा कभी आए थे मेरे यहाँ, इसकी बहन की शादी में फलाने का मदद किया था, इसका ये इस काम में हमने यहाँ पे जोड़ा था। इतना ज़्यादा लोगों से जुड़ाव था। अगर लोकदल के जो मौजूदा नेता हैं जयंत चौधरी जी, इस कनेक्शन को, ये जो बिल्ट है, आपको ये हर जगह दिखाई देगा, आपको तेजस्वी यादव में दिखेगा, आपको अखिलेश यादव में दिखेगा। इस तरह की बातें आपने खूब सुनी होंगी कि जब मुलायम सिंह यादव की समय था तो मुलायम सिंह यादव नाम लेकर बुला लेते थे। तब इतनी बड़ी सभा में किसी एक आदमी को बुला करके नाम लेके बुला लेते थे कि फलाने यहाँ हो, क्या हाल है, तुमसे 8 साल पहले मिले थे। लालू की भी यही आदत थी, वो लोगों के साथ घरों घरों में बैठते थे, खाना खाते थे, बातचीत करते थे। नई वाली पीढ़ी ये नहीं कर रही। अखिलेश यादव किसके घर में कब जाके खाना खाए हैं, इसकी कोई सही जानकारी तो भी नहीं आती है। कोई मामला उठ गया, बड़ा हो गया तो वहाँ चले गए, बात दूसरी। तेजस्वी यादव कब किसके घर में जाकर बैठकर खाना खाए हैं, इसकी जानकारी बाहर नहीं आती। जयंत चौधरी से ये उम्मीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लगाते हैं क्योंकि ये उस परिपाटी के नेता नहीं है। इनके परिवार में जो राजनीति करने की व्यवस्था रही है वो यही है कि जब आप लोगों के बीच में होंगे तभी आपके लिए अच्छी चीजें होंगी। तो अगर जयंत चौधरी ये करने में अभी भी समय है, सफल होते हैं तो निसंदेह एक असर क्रिएट तो करेंगे वो लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो मौजूदा बयानबाजियां हैं हाल फिलहाल में, वो ये चीज नजर आती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जयंत चौधरी की किसी किस्म की कोई बातचीत चल रही है। अगर वो चीज सामने आ जाएगी तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर इसे आखिर तक दबाए रखेंगे तो इसका असर लोकदल के वोट पर दिखाई देगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम विपक्ष हो जो इंडिया गठबंधन बन चुका, चाहे बहुजन समाज पार्टी और रालोद हो, तो इन सब के सामने मुद्दे क्या रहेंगे, क्या लेकर जा सकते हैं जनता के बीच, क्योंकि बहुत सारा कुछ बदलाव भी देखा है। बड़ी गजब के समय में हम ये बात कर रहे हैं। एक तरफ जब हमारे ऊपर, देश के या हमारे नागरिकों के ऊपर कर्ज बढ़ते चला जा रहा है, एक तरफ जब हर 6वें 7वें 8वें दिन में कहीं कोई गोलीकांड, कहीं कोई नरसंहार, कहीं कोई आम जनता के ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आती है, कोई फांसी लगा ले रहा है क्रिमिनलों से परेशान होकर के, तो कोई कुछ कर ले रहा है। ऐसे बड़े समय में जो विपक्षीय पार्टियां हैं वो सरकार पे आरोप ही नहीं लगा पा रही हैं, उनकी बात को मीडिया में, जनता में इतना बड़ा बना ही नहीं पा रही हैं कि सुना जाए। ये बड़ी विडंबना है। और ठीक इसी समय में एक पार्टी यह सामने वाले को कम्युनिकेट कर ले जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया ने माना। अभी ग्लोबल समिट हुआ तो उसमें पूरे, मतलब उत्तर प्रदेश में जब इसके कार्यक्रम हो रहे थे G20 के, कितने सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, कितने सारे, सबको ये भरोसा हो गया कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी हो गई है। कुछ मामलों में, माफियाओं के मामले में हुई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस स्तर के माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहा। लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर उतर करके जब आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि आर्थिक समस्याएं हमारी कम नहीं हुई हैं। जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो मुझे गरीब कम नहीं दिखते हैं, गरीब जितने थे उतने ही दिखते हैं आज भी। मैं जब जाता हूं तो मुझे गांव में बच्चियों के निकलते वक्त फब्तियां कसी जानी नहीं हो रही। भले हमने वो तमाम तरीके के, जब योगी की पहली सरकार आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था वो कि हम मंचलों को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, ये बना देंगे, नहीं, सब कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह के जितने भी ग्राउंड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कैटर नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो मामले उठेंगे नहीं। तो मुद्दा क्या होगा आप कह रहे हैं? उंगली पर ऐसे गिने तो इस बार अयोध्या में राम मंदिर बन जाना और उसका उद्घाटन हो जाना, उसमें पूजा पाठ हो जाना, पूरे लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरने जा रहा है, बड़ी जनता को प्रभावित करने जा रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो हमारे पास यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नियमित तौर पर अपने विकास से रिलेटेड जो वर्किंग वो करते हैं उसको गिनवाते हैं। वो घर घर अपने मंत्री भेजते हैं, क्षेत्र क्षेत्र में अपने मंत्री भेजते हैं, उनसे बतवाते हैं कि आपने क्या 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 क्या, पैसे का कितना इस्तेमाल कहाँ पे किया, क्या किया। ये इस बार भी मुद्दा होने वाला है। विपक्ष अपने पुराने ही राग पे चुनाव लड़ने जा रहा है। एक फायदा दे दिया है
भारतीय जनता पार्टी को एक साथ आकर के कि फिर से ये कहेंगे कि देखो ये सब मिलके हमको हराने आ रहे हैं, हम अकेले हैं, ये इतने लोग हैं। तो ये एक नया मुद्दा इसमें जुड़ जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो अक्सर एनडीए और बनाम यूपीए रहा है, लेकिन इस बार एनडीए बनाम इंडिया रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में किसका रुझान सबसे ज़्यादा देखा जाए? मैंने इनिशियली जब बातचीत शुरू की थी तो बताई थी कि अभी उत्तर प्रदेश में जब मैं अलग अलग ज़िलों में, करीब 25 ज़िलों में मैं हाल फिलहाल में घूम टहल के आया, लोगों से बात करके आया, तो मुझे इंडिया चुनौती देती हुई खुल करके सामने आकर के कि नहीं, इस बार वो हराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो मुद्दा, वो मादा नहीं नजर आ रहा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तैयारी कर करके ये लोग एक साथ आगे आए। ज़्यादा बेहतर ये हो, देखिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में ये है कि मैं जनार्दन पांडे हूं, मेरे पास ऑप्शन रहे कि ये काम नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी वाला, तो मैं इसको कह सकूंगा आंख दिखा करके ठीक कर लो अपने आप को, नहीं तो इसके पास चला जाऊंगा। और जब मैं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ देखूं, मैं इससे कह सकूं कि ठीक कर लो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाऊंगा। तो बतौर नागरिक उत्तर प्रदेश का मेरे पास ऑप्शन रहे तो ज्यादा अच्छा है, मेरे पास दो तगड़ी पार्टियां एक दूसरे से टकराएं तो ज्यादा अच्छा है, यह होना चाहिए। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बड़ा है। सर, हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश विभाजन की। एक बार फिर मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि हालांकि 2011 में जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी एक प्रस्ताव उस तत्कालीन मनमोहन सरकार को भेजा था। हालांकि वो प्रस्ताव किन्हीं कारणों से वापस सरकार के द्वारा भेजा गया था। किस तरह से देखते हैं इसको, उत्तर प्रदेश बंटवारे को लेकर? अगर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से होते हैं तो कहाँ कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा? जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें जो पहला अध्याय है वो संघीय व्यवस्था के बारे में है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत में जो शासन चलेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में चलेगा। यह हमारी संविधान ने हमें अलाउ किया है। तो प्रदेश को बांट देने में हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमने बंटवारा देखा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, हमने बंटवारा देखा बिहार और झारखंड का, हमने बंटवारा देखा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, हमने बंटवारा देखा जम्मू और कश्मीर का। हम इतने सारे राज्यों को अलग अलग करके देख रहे हैं साहब, अभी तक तो वहां के जनता के ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा मुझे। तो सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में बांट दें, इससे समस्याओं का समाधान होता है, ये तो नजर नहीं आ रहा है। राजनैतिक फायदे हो रहे हैं। एक सीएम बनते थे आंध्र प्रदेश में, अब 2 सीएम बनते हैं। तेलंगाना में भी एक अलग सीएम है। एक सीएम बनते थे पूरे उत्तर प्रदेश के, अब उधर एक सीएम दूसरा है, इधर एक सीएम दूसरा है। उधर राजनैतिक लाभ अलग मिल रहा है, इधर राजनैतिक लाभ अलग मिल रहा है। अगर ये करना है तब तो मत बांटिए। अगर आपको बांट करके राजनीति चमकानी है तब तो मेरा क्या, आप पूरे भारत में पूरा एक ही शासन कर दो, मेरा क्या। आप पूरे भारत को 28 राज्यों में बांट दो, मेरा क्या। तो अब कहने का आशय ये है, इस पूरे केस में जो विभाजन वाली बात उठ रही है, आपने ही इसका जिक्र किया, पहली बार नहीं, अभी हो गया करीब 25 साल के इर्द गिर्द का पूरा। 2004 में बट गया था, उसके 5 साल पहले से मांग शुरू हुई थी। तो तब हमने एक हिस्सा अलग किया। अगर हम मॉडल के तौर पे प्रस्तुत कर ले गए होते कि उत्तराखंड जिस राज्य को बांटा, उत्तर प्रदेश से अलग किया, यह मॉडल देखो साहब बदल दी हमने लोगों की इनकम को, जो पर कैपिटा इनकम है, ये जब बटा था तब 10 रुपए था, आज 25 रुपए हो गया है। तब जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियां 3 थी, आज इंडस्ट्रियां 22 हो गई हैं। अगर ये मॉडल दिख गया होता तब मैं समर्थन में खड़ा होता कि उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाए। मौजूदा स्थिति में प्रदेश को बांट देने से कोई भलाई नहीं होने वाली। धन्यवाद जनार्दन। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो जनार्दन पांडे जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जो पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो राम मंदिर का मुद्दा है या फिर अन्य मुद्दे हैं, और विपक्ष अभी अब गठबंधन बनाने की ही जुगत में लगा हुआ है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।